नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अब मित्रों, ये घृणा का प्रतिफल था या मामूली गुस्से का प्रतिफल था या अपनी महत्वाकांक्षा का प्रतिफल था? इस तीनों में से ही कह सकते हैं, या तो तीनों का प्रतिफल था या किसी एक का प्रतिफल था। लेकिन अगर पूरी वस्तुस्थिति को समझेंगे, जानेंगे, तो आपको लगेगा कि ये संभवतः तीनों का मिला-जुला असर था। कैसे मिला-जुला असर था? माननीय धनखड़ साहब की मैं चर्चा कर रहा हूं। धनखड़ साहब काफी दिनों से केंद्रीय नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। मन ही मन नाराज थे। उसमें उनकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थी जो आड़े आ रही थी। बहुत चीज वो चाहते थे जो उनको नहीं मिल रहा था। और इस वजह से जैसे-जैसे उनका एलिवेशन हुआ, गवर्नर के पद से उनको उपराष्ट्रपति के पद पर लाया गया, तो उनको ये एहसास होने लगा कि शायद उनमें कोई खास बात है, जो मोदी जैसा व्यक्ति सीधा गवर्नर से उपराष्ट्रपति बना रहा है। गवर्नर इतने सारे हैं, इतने सारे गवर्नर मोदी के चहेते भी हैं। उनको मोदी ये मौका नहीं दे रहे हैं, हमें ये मौका दे रहे हैं। तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो अन्य से अलग है। और मैं बिल्कुल कुछ कुछ सुपर ह्यूमन बीइंग हो गया हूं। और इसलिए मोदी हमको पसंद कर पूरी दुनिया मोदी को पसंद करती है और मोदी हमको पसंद कर दिया। इसका मतलब हम में बहुत बड़ी कोई खासियत है जिसकी वजह से मुझे उपराष्ट्रपति बनाया गया। यह भ्रम उनको जरूर होना चाहिए। उसके आधार भी हैं। क्या आधार है? 1989 में जब पहली बार टिकट मिली झुंझुनू से माननीय धनखड़ साहब को, तो धनखड़ साहब को टिकट यूं ही नहीं मिल गई। आज धनखड़ साहब बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हैं, शुद्धता की बात कर रहे हैं। धनखड़ साहब की टिप्पणी में आप सब जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी चल रहा है, हम लोग भी उससे बहुत खफा हैं, नाराज हैं। और कई बार हमने प्रतिक्रिया दी है, बहुत स्ट्रांग प्रतिक्रिया दी है। देना भी चाहिए लोगों को। जिस भ्रष्टाचार के दलदल में कोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व है, उसमें भारत के जनमानस को पूरा अधिकार है उस पर प्रतिक्रिया देने का। धनखड़ साहब भी उससे अछूते नहीं है। धनखड़ साहब भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वही बात है कि जो पाप पर कौन बोले जो पापी नहीं हो। पहला पत्थर कौन मारे? दोषी को, जो खुद दोषी नहीं हो, जिसके ऊपर कोई दोष ना लगा हो। एक व्यक्ति सरमन दे रहे हैं राजनीतिक शुचिता की और करप्शन पर सरमन दे रहे हैं। वो व्यक्ति 1989 में 500 गाड़ियों का काफिला चौधरी देवीलाल के लिए वोट क्लब पर जो आंदोलन हुआ था, मशहूर आंदोलन था चौधरी देवीलाल का, उस चौधरी देवीलाल के लिए 500 गाड़ियों के काफिले का इंतजाम किया था माननीय धनखड़ साहब ने। जैसे भी हो, लोगों को जोड़ करके मिल करके, वो अलग विषय है, लेकिन ये उनकी क्षमता थी। 500 गाड़ी 1989 में ऐसे जोड़ने की कुवत थी, मान लीजिए धनखड़ साहब में। अब आप कह सकते हैं भीड़ भीड़ कोई राजनीतिक शुचिता का विषय नहीं है, लेकिन ये है माननीय धनखड़ साहब। और उसके एवज में चौधरी देवीलाल ने इनको झुंझुनू से लोकसभा का टिकट दिया और ये जीत करके आए। आज मैं जो जिक्र करने जा रहा हूं, वो धनखड़ साहब, जिन्हें उस वक्त भी भ्रम हुआ था कि चौधरी देवीलाल जैसे कद्दावर नेता ने उनको पिक एंड चूज किया, उनको उठाया कि इनमें बहुत जबरदस्त नेतृत्व है। और चौधरी देवीलाल कहते भी थे कि आने वाला नेतृत्व धनखड़ के हाथ में हो सकता है। बड़े ओजस्वी वक्ता हैं धनखड़ और ओजस्वी वकील भी हैं धनखड़ साहब। तो इसलिए उनको दो जो वाकया हुआ उनके जीवन में, एक तो चौधरी देवीलाल ने उनको एकदम से पिक किया
और दूसरा नरेंद्र मोदी जी ने उनको पिक किया। तो उससे किसी भी व्यक्ति को यह भ्रम हो सकता है कि उनमें कोई खास बात जरूर है औरों के अलावा। यही भ्रम माननीय धनखड़ साहब में हो गया। एक तो ये बात है। दूसरी बात उनकी, और इस भ्रम की वजह से उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और फिर वो सब कुछ वो चाहने लगे जिसे उन जो जो सब कुछ उनको मिल भी रहा था, लेकिन वो डिमांडिंग हो गए। जो स्वाभाविक रूप से उनको मिल जाता या मिल रहा था, उसके लिए वो डिमांड कर बैठे, डिमांड करने लगे और लगातार डिमांडिंग हो गए कि नहीं, मैं प्रोटोकॉल में नंबर 2 पर हूं, मैं प्रधानमंत्री के अंदर नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री के ऊपर हूं। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को तो सर्वोपरि माना, लेकिन जो डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रधानमंत्री की जो हैसियत है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, उसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट शायद समझ नहीं पाए। और प्रधानमंत्री को या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसकी हैसियत को ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे व्यक्ति शायद समझने में भूल कर बैठे। तो फिर इनकी महत्वाकांक्षा की टकराहट हुई और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वाकांक्षा के बाद षड्यंत्र में शामिल होना, और वो षड्यंत्र बहुत गहरा हो जाना और फिर उस षड्यंत्र का पटाक्षेप हो जाना, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ मित्रों। क्यूबाइब ने इसके पहले, सबसे पहले क्यूबाइब ने षड्यंत्र को एक्सपोज किया था, आपको याद होगा। और उस षड्यंत्र में बहुत सारे स्टेक होल्डर इनके साथ शामिल थे। आज मैं फिर आपको उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं और वो एक्सपोजे में आपके सामने ला रहा हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा भ्रम पाल लेना, ये भ्रम पाल लेना कि मैं अलहदा हूं और मैं सरकार गिरा सकता हूं, यह ताकत है मुझ में। मैं चौधरी देवीलाल के जमाने का लीडर हूं। चौधरी देवीलाल के जमाने में क्या हुआ था? बीपी सिंह की सरकार ने चौधरी देवीलाल जी को हटाया और चौधरी देवीलाल के हटने के बाद ये अकेले मंत्री थे धनखड़ साहब, धनखड़ जी मंत्री भी बने थे, धनखड़ ने इस्तीफा भी दिया। तो चौधरी देवीलाल और बीपी सिंह के बीच में जो टकराहट हुई, उसमें ये चौधरी देवीलाल के साथ खड़े हुए। इस सब का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं। माननीय धनखड़ साहब क्या मीर जाफर हो गए? और मोदी का इस विपरीत परिस्थिति में कौन दोस्त बन गया? जिसके ऊपर आशंकाएं थी वो दोस्त निकला, और जिसके ऊपर तनिक भी शंका नहीं थी वो मीर जाफर बन गया। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन ऐसा हुआ और आज उसकी वानगी स्पष्ट हो गई है। माननीय धनखड़ साहब ओम प्रकाश चौटाला जी की तारीफ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र अभय चौटाला के फार्म पे, वो ओम प्रकाश चौटाला का ही फार्म हुआ, उनके फार्म हाउस पे रहने के लिए चले गए हैं सोमवार की संध्या को। उनका जो उपराष्ट्रपति का बंगला था उसको उन्होंने खाली कर दिया है और वो तब तक वहां रहेंगे जब तक कि टाइप 8 का बंगला उनके लिए मार्क नहीं हो जाता है। और अभय चौटाला जी ने कहा है कि महामहिम उपराष्ट्रपति के साथ हमारे परिवार के रिश्ते 40 साल पुराने हैं, बिल्कुल पुराने 40 साल पुराने रिश्ते हैं। और उन रिश्तों के आधार पर हमने उनसे गुजारिश की कि अगर आपको अभी तत्काल बंगला मिलने में कोई असुविधा हो रही है तो आप हमारे घर पे रह सकते हैं। और उनके लिए छतरपुर का वो फार्म आवंटित हो गया माननीय अभय चौटाला जी की तरफ से। आवंटित मतलब क्या कहें, उनको ऑफर हुआ और वो वहां पर शिफ्ट कर गए हैं सोमवार को। हाँ, इस बीच में एक बड़ी दिलचस्प बात आई
कि अभी तो जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि उनको हाईजैक किया हुआ है, कपिल सिब्बल जी कह रहे थे कि उनको हाईजैक किया हुआ है, नजरबंद किया हुआ है। लेकिन खबर आई कि धनखड़ साहब टीटी भी खेलते हैं, टेबल टेनिस। अब इनका स्वास्थ्य मुझे तो नहीं मालूम है कि टेबल टेनिस कैसे खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। जिस प्रकार से लालू यादव बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक उसी प्रकार से अभय चौटाला जी टीटी भी खेलते हैं। तो हो सकता है कि ये धनखड़ साहब टीटी भी खेलते हैं। जैसे लालू यादव बैडमिंटन खेलते हुए आपने देखा होगा कुछ फोटोग्राफ लालू जी के, ठीक उसी प्रकार से धनखड़ साहब का टीटी खेलते हुए तो कोई फोटोग्राफ आया नहीं है हम लोगों के सामने, लेकिन लोगों ने बताया, जो मीडिया में खबरें आई कि वो टीटी भी खेलते हैं और थोड़ा योगा कर रहे हैं। योगा की बात तो मैं समझ सकता हूं, स्वास्थ्य से थोड़ा सा वो कमजोर हैं, तो वो योगा की तरफ वो ध्यान दे रहे होंगे, तो योगा कर रहे हैं। तो कपिल सिब्बल जी को और जयराम रमेश जी को यह जवाब मिल गया कि धनखड़ साहब योगा कर रहे हैं और टीटी खेल रहे हैं। और योगा और टीटी खेलने के बाद अपने पारिवारिक मित्र के पास, जो 40 वर्ष जिनसे उनका पुराना रिश्ता है, अभय चौटाला जी के फार्म हाउस में वो शिफ्ट कर गए हैं। और जब जैसे ही सरकार की तरफ से टाइप 8 बंगला उन्हें मिलेगा, वो उसके बाद वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ये सब तो मैंने जिक्र किया। असली कहानी क्या है? कौन मोदी का दोस्त बन गया और कौन मीर जाफर बन गया? मित्रों, जो मैंने आपको बात बताई थी अरविंद केजरीवाल और धनखड़ की मुलाकात की, मैंने आपको बात बताई थी माननीय अनिल अंबानी की मुलाकात की, और मैंने आपको यह भी बताई थी कि माननीय मुकेश अंबानी जी के साथ भी रिश्ते में, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं आजकल। और ये सबका लब्बो-लुआब चल रहा था, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी। माननीय अंबानी, मुकेश अंबानी उसमें शामिल थे या नहीं थे, लेकिन अनिल धीरूभाई अंबानी के बारे में तो बड़ी चर्चा आम है कि वो माननीय धनखड़ के साथ मिलकर के एक बहुत गहरी साजिश रच रहे थे। और इस साजिश का पटाक्षेप और कहीं से नहीं, जिनको साजिश का मोहरा बनाया जा रहा था, उन्हीं के तरफ से आ गया। मित्रों, साजिश का मोहरा बनाया जा रहा था बहुत बड़े किरदार, जिसको लेकर के 2024 से काम चल रहा है। यह काम अपोजिशन का 2024 से प्रारंभ था। जैसे ही लोकसभा का रिजल्ट आया जून महीने में, कि फौरन से पेशतर चला गया ये संदेशा कि आप दोनों उस अलायंस को तोड़ के इधर आइए, जो चाहते हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन न नायडू को और न ही नीतीश कुमार को, दोनों को यह भरोसा नहीं हुआ कि भैया इस कांग्रेस के साथ अब नहीं जाना। बड़ी मुश्किल से चंद्रबाबू नायडू को चुनाव के पहले, जब चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी मतलब टीडीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ, तो आपको हैरानगी होगी कि बहुत मुश्किल से लंबे समय के बाद, इंतजार करने के बाद, मोदी से मुलाकात हो पाई थी चंद्रबाबू नायडू की। और उस दौर में जब मोदी रॉक कर रहे थे, 2019 में दोबारा आ चुके थे और रॉक कर रहे थे मोदी, मुलाकात करने के लिए कितना इंतजार करना पड़ा चंद्रबाबू नायडू को, यह मालूम है चंद्रबाबू नायडू। यह कोई तिरस्कार नहीं था, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मिला मुलाकात करने का मौका, और उसके बाद बहुत गहरे संबंध बने। और उस स्थिति में, जबकि चंद्रबाबू नायडू की उस वक्त कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी, वाईएसआर को समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसमें हार जाएंगे। वाईएसआर के पुत्र जो को, उनको कहीं से भी नहीं लग रहा था, जगन मोहन रेड्डी को। अब जगन मोहन रेड्डी को लग रहा था कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे। ऐसी परिस्थिति में चंद्रबाबू नायडू का हाथ थामा था नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, और दोस्ती को मजबूती दी थी। और तब प्रधानमंत्री के सहयोग से, और उस सहयोग को भुला नहीं सकते हैं चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से बाहर करने के लिए किस प्रकार से मोदी ने उन्हें समर्थन दिया, किस प्रकार से वो सत्ता में वापस लौटे हैं, ये अकल्पनीय है।
चुनाव के पहले, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले घसीट करके चंद्रबाबू नायडू को, इस उम्र में 75 पार कर गए हैं चंद्रबाबू नायडू को घसीट करके जगन मोहन रेड्डी की पुलिस ने जेल में डाल दिया। और यह सब पूरी दुनिया ने देखा। वो जगन मोहन रेड्डी जिसका रिश्ता मोटे तौर पर दूर से ही सही, बहुत तो नहीं नजदीकी थी, लेकिन वो उनके पिता कांग्रेसी रहे हैं, तो परंपरागत दुश्मनी रही है चंद्रबाबू नायडू की उनसे। तो चंद्रबाबू नायडू को जिस प्रकार से घसीटा गया चुनाव के पहले, जिस प्रकार से उनके ऊपर मुकदमे डाले गए और जिस प्रकार से उनकी पुलिस ने बर्ताव किया, उस परिस्थिति में मोदी उनके साथ चट्टान की तरह रहे। उस मोदी की दोस्ती ने चंद्रबाबू नायडू को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। उस मोदी की दोस्ती ने चंद्रबाबू नायडू के लिए आज जो अमरावती, जो नया कैपिटल बन रहा है, जिस प्रकार से हैदराबाद एक नया ड्रीम था चंद्रबाबू नायडू को, और आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं हैदराबाद, उसमें चंद्रबाबू नायडू की बड़ी भूमिका थी। ठीक उसी प्रकार से वो अमरावती सिटी डेवलप कर रहे हैं और वो स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी होने वाला है अमरावती। और अमरावती सिटी को लेकर के ही जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में तकरार चला, वहीं से ये लड़ाई शुरू हुई और तब ये अंजाम पहुंचा था। आज वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट को लेकर के जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर जबरदस्त काम कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और मोदी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसे मोदी से दोस्ती तुड़वाने के लिए विपक्ष ने अपनी सारी चालें चल दी और फिर कहा गया कि अगर चंद्रबाबू नायडू तैयार नहीं होते हैं तो नीतीश कुमार को पकड़ लो, वो तो इधर भी गए उधर भी गए, पलटू राम हो चुके हैं, एक बार और पलट जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को भी आटे दाल का भाव पता चल गया और कहा कि भैया इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने पिछली बार गलती की थी इसके साथ जाने की, और तेजस्वी के साथ जाना स्वीकार नहीं किया, चट्टान की तरह खड़े रहे। चंद्रबाबू नायडू के तरफ से ही संदेश मिला प्रधानमंत्री को कि साहब ये काम चल रहा है और इसके सूत्रधार माननीय धनखड़ जी हैं, और भी लोग हैं, लेकिन माननीय धनखड़ जी इसमें हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? ये जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। अब आप सोचिए कौन दोस्त हुआ जिसने विपरीत परिस्थिति में तब मोदी ने साथ दिया तो मोदी को रेसिप्रोकेट किया चंद्रबाबू नायडू ने और कहा कि आपने जब मुझे साथ दिया था मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। और चंद्रबाबू नायडू ने यह संदेशा पहुंचवा दिया मोदी के पास कि यह षड्यंत्र चल रहा है सरकार गिराने का, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। उद्योगपति की तरफ से मैसेज पहुंचाया गया था चंद्रबाबू नायडू को और चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ये मैं नहीं करूंगा। न सिर्फ इतना कहा, वो चुप भी रह सकते थे, संदेश साफ साफ प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया। इतने दिनों तक अगर धनखड़ मौन साधे हुए हैं तो ये छोटी बात नहीं है। पूरी बैटरी कह रही है कि धनखड़ बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, आग निकलेगा। अरे कोई नहीं आग निकलेगा। एक एक रिकॉर्ड माननीय धनखड़ साहब का प्रधानमंत्री के पास मौजूद है कि उन्होंने क्या क्या कृत्य किया। और फिर उस उद्योगपति जो अपने किताब के विमोचन के लिए आए थे, पुस्तिका भेंट करने आए थे, बहाना बना करके फोटो खिंचवाए थे, उनके यहां छापा पड़ना शुरू हो गया। खैर फिर बंतारा का केस हो गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या मामला। इंपॉर्टेंट बात यह है मित्रों कि ये सभी उद्योगपति मोदी के करीबी बताए जाते रहे हैं। अपोजिशन राहुल गांधी पानी पी पी करके कोसते रहते हैं कि अंबानी जी, अडानी जी मोदी के दोस्त हैं, लेकिन दुनिया देखिए क्या क्या खेल चल रहे हैं। अब थोड़ा और इसको पीछे ले जाइए। मैंने कल ही आपको वो वीडियो दिखाया था। हमारे बहुत सारे मित्र जो हमारे दर्शक हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। मुकेश अंबानी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, मुकेश अंबानी नहीं कर रहे हैं, मुकेश अंबानी नहीं कर रहे हैं। टाइमलाइन में आपको दे रहा हूं। मई में मुकेश अंबानी की मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप से और क्या
डोनाल्ड ट्रंप मुकेश अंबानी को ये संकेत देते हैं कि साहब मोदी जो है सो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, या तुम्हारी वजह से मोदी को दिक्कत हो सकती है, आप कुछ गलत काम कर रहे हो, आप रसिया से तेल खरीद रहे हो बड़ी मात्रा में और उससे आप खुद प्रॉफिट कमा रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। ट्रंप के स्टेटमेंट का कोई महत्व नहीं है, ट्रंप एक बेजा स्टेटमेंट दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, अतार्किक स्टेटमेंट है, लेकिन इनको कहने के लिए उनके पास एक तर्क है, वो दे रहे हैं। वो उन तर्क, ट्रंप के तर्कों को काटने के लिए 1000 तर्क है। खुद वो बिजनेस कर रहा है अमेरिका रसिया के साथ, यूरोप के साथ, जिसके साथ वो खड़ा है पूरा यूरोप रसिया के साथ बिजनेस कर रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहा है, लाभ भी कमा रहा है, अमेरिका भी लाभ बना रहा है, कमा रहा है। वो किसी को कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम चौधरी हैं साहब, हम तो बोलेंगे तो आपको बोल देंगे। अब आप हमको पलट के बोलिए ना बोलिए, आपकी हिम्मत है कि नहीं है, हम तो बोल देंगे आपको। उन्होंने बोल दिया कि भाई आप ये गलत काम कर रहे हैं, और 15 मई के बाद ये घटनाक्रम तेजी से बढ़ता है और जुलाई आता है। जुलाई में ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, सेशन शुरू होता है, मॉनसून सत्र शुरू होता है। मॉनसून सत्र में फिर जो महाभियोग की बात आती है, उसको लोकसभा में उठनी थी, उनको राज्यसभा ले जाया जाता है। लगातार सरकार विरोधी काम चल रहा है। तो सूत्र कहां से है? कहीं दूर से तो सूत्र यहां नहीं आ रहा है। कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के मतलब डीप स्टेट तो नहीं काम कर रहा है इसके पीछे। डीप स्टेट तो नहीं कोई प्यादा तैयार कर रहा था यहां पे। संसद भवन के अंदर कोई प्यादा तैयार कर रहा था। अब मैं जरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको। माननीय धनखड़ साहब के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो विपक्ष 72-73 साल के इतिहास में, संसदीय भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आया हो, लेकिन माननीय धनखड़ जी के खिलाफ महाभियोग आया, उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आया। और वो महाभियोग था, सारा विपक्ष मिलकर के मौकरी करता था, मजाक उड़ाता था, और वो पूरा का पूरा महाभियोग इनके खिलाफ आया। अब इन्होंने जो जो बयान दिए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ आज तक कोई बयान, कोई महाभियोग नहीं आया। अब माननीय धनखड़ जो पार्लियामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिए हैं, उनको मैं जरा आपके सामने एक बार लाता हूं, आप सबने सुना भी होगा। जज के घर कैश मिलने पर उन्होंने क्या कहा? अब समय आ गया है कि कीड़ों से भरे डब्बे और कंकालों से भरी अलमारी को सार्वजनिक किया जाए। ये स्टेटमेंट है इनका। ट्रंप के दावे पर उनका स्टेटमेंट देखिए क्या है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को यह निर्देश दे सके कि उसे अपने मामलों को कैसे संभालना है। धर्मांतरण पर उनका स्टेटमेंट है। देश में सुगर कोटेड फिलॉसफी बेची जा रही है। सनातन विष नहीं फैलाता, सनातन 100 शक्तियों का संचार करता है। संविधान पर उनका क्या है? किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। भारत के अलावा दुनिया के किसी भी देश की संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन भारत की प्रस्तावना को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बदल दिया गया। उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़ दिए गए। ये जोड़े गए शब्द नासूर हैं, ये उथल पुथल पैदा करेंगे। कोचिंग सेंटर्स पर भी बयान दिया। वही राजस्थान का कोचिंग सेंटर बहुत नामी है। कोचिंग सेंटर अब पोलिंग सेंटर बन चुके हैं। देश भर में अनियंत्रित रूप से फैल रहे हैं, जो युवाओं के लिए गंभीर संकट बनते जा रहे हैं। इस बुराई से निपटना ही होगा। हम अपनी शिक्षा को इस तरह कलंकित व दूषित नहीं होने दे सकते। अब जो धनखड़ जज के यहां कैश मिलने को लेकर के इतनी बड़ी टिप्पणी करते हैं, वो धनखड़ ओम प्रकाश चौटाला की तारीफ करते हैं। जो ओम प्रकाश चौटाला भ्रष्टाचार के मामले में जेल काट कर आ चुके हैं, कन्विक्ट हैं, सजा याफ्ता है भ्रष्टाचार के मामले में। कोई इधर उधर किसी ने अदालत में प्रूव हो गया उनके खिलाफ कि यह भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। ओम प्रकाश जी चौटाला,
उनकी तारीफ कर रहे हैं धनखड़ साहब, और कैश जिनके यहां पाया गया उनकी तो आलोचना होनी चाहिए। लेकिन ये जो दोहरे मानदंड है माननीय धनखड़ साहब के, ये अद्भुत है। एक तरफ धनखड़ साहब कह रहे हैं कि अमेरिका की हैसियत नहीं है कि हमें डरा दे, और एक तरफ सरकार को डीस्टेबलाइज करने के लिए रणनीति बनाते हैं। ये दोहरा चरित्र। तो ये जो धनखड़ साहब का व्यक्तित्व है, जो पार्लियामेंट में बयान कुछ देते हैं और एक्शन कुछ और करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, कांग्रेस के साथ मिलकर के वो बड़ा खेल करने के हित में नहीं थे, ना ही कांग्रेस थी। ये अदर देन कांग्रेस जो जमावड़ा है, जिसको समाजवादी जमावड़ा कहते हैं आप, समाजवादी जमावड़ा अब खत्म हो चुका है पूरी तरह से, उसको लीड करने के लिए एक शख्स नया सुगबुगाहट कर रहा था, और वो शख्स था अरविंद केजरीवाल। वो चाहता था कि एक समाजवादी एक मोर्चा खड़ा किया जाए देश में, योगेंद्र यादव सरीखे नेताओं को, और योगेंद्र जी से तो उनकी नहीं बनती है, लेकिन उस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति से जो पूरी तरह से कांग्रेसी भी नहीं हो, पूरी तरह से भाजपाई भी नहीं हो, बीच का रास्ता निकालने वाला हो, समाजवादी पार्टी जैसा। तो उसके जैसे लोगों का एक जमावड़ा खड़ा किया जाए और देश में कुछ क्रांति का माहौल बना जाए, किसानों को आगे रख करके कुछ किया जाए, इसकी सूचना मैंने आपको सबसे पहले दी थी, और ये अमेरिकी डीप स्टेट के इशारे पर चल रहा था। हो सकता है कि माननीय धनखड़ को भी इसका इल्म नहीं हो, वो टूल बन जाए और इसके पीछे डीप स्टेट हो, इसके पीछे भारत का जो कॉरपोरेट डीप स्टेट है वो हाथ फैला दिया था, वो हाथ दे दिया था कि इसको डिस्टेबलाइज, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी अगर मोदी शासन में इस तरह से और मजबूत होते जाएंगे। मजबूत मोदी उन्हें पसंद नहीं था। ये भारत का जो डीप कॉरपोरेट है उनको मजबूत मोदी पसंद नहीं है, कमजोर मोदी पसंद है, ताकि उनकी बात सुनी जाए। इसलिए ये षड्यंत्र चल रहे थे। अब वो सारे षड्यंत्र बेनकाब हो गए और दोस्त ने दोस्ती का निर्वाह कर दिया। मीर जाफर हो गए। अब मीर जाफर का मैं चर्चा में क्यों करता हूं, आप सभी जानते हैं मीर जाफर कौन है। सिराजुद्दौला के वो सेनानायक थे और वो ब्रिटिश से मिल गए और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई, और बाद में फिर इसी मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने बंगाल का आखिरी नवाब बना दिया। ब्रिटिश बंगाल का ये फिर नवाब बन गए मीर जाफर। तो अब लोग इनके बारे में, इनको इस संज्ञा से नवाजा जा रहा है कि माननीय धनखड़ साहब मोदी के लिए मीर जाफर साबित हो रहे हैं। और जिनके ऊपर भरोसा नहीं था, जिनको तोड़ने की बात हो रही थी, हमेशा लगता था कि नायडू और नीतीश पता नहीं कब धोखा देंगे, आज उन्होंने मोदी के साथ अपनी दोस्ती का पूरा प्रमाण दे दिया। खासतौर से चंद्रबाबू नायडू ने, जो इस खबर को पूरी तरह से लीक करने में भूमिका निभाई, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में भूमिका निभाई, कि कौन संदेश वाहक था, क्या संदेश लेकर के आया था, योजना क्या थी, सब बता दिया मोदी को। और उसके बाद जब ये पटाक्षेप हुआ तो प्रतिफल आपके सामने में है, जब सोमवार को बंगला खाली करना पड़ा और अभय चौटाला जी के फार्म हाउस पे जाना पड़ा। अब इंतजार करेंगे टाइप 8 का। धनखड़ साहब कभी मुंह नहीं खोलेंगे, आज फिर मैं कह रहा हूं आपको। और अगर मुंह खोलेंगे तो मोदी के पास मुंह बंद करने के इतने रास्ते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अभी भी एक टोली है सोशल मीडिया पर बोलते रहती है कि धनखड़ साहब खोलेंगे मुंह और जुबान खोलेंगे और भूचाल आ जाएगा, कुछ भूचाल नहीं आने वाला है, कोई भूचाल नहीं आने वाला है। अब अपनी जिंदगी वो ठीक से काट लें, यही बहुत बेहतर है। अगर उनको लड़ाई करनी ही थी तो सामने से बोल के करते लड़ाई, षड्यंत्र करके क्यों कर रहे थे? इसका मतलब राजनीतिक दांवपेच में वो मोदी से कमजोर निकले। आपको राजनीतिक दांवपेच नहीं आता है, सामने से लड़ लेते आप। सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं थी तो अंदर खाने कुछ खिचड़ी पकाने लगे, और उसमें महारत हासिल नहीं थी तो फाइनली आप उस दांव में, उसकी आपकी जो बाजी थी वो पलट गई, आपके उलट हो गई। तो ये बात आपको, हर किसी राजनेता को ध्यान में रखना चाहिए कि या तो आप राजनीति अगर कर रहे हैं, किसी को अपना नेता मान रहे हैं, तो नेता मान के चलिए। अगर विरोध होता है तो उनको सामने से जाकर के उनसे लेकर के उनको बोलिए कि ये गलती आप कर रहे हैं, ये मुझ मैं मेरी या आपत्ति है, हमें ये ठीक कर दीजिए।
लेकिन उन्हीं के खिलाफ में मट्ठा में आप मट्ठा डालने लगे, उन्हीं के जड़ में जिन्होंने आपको बनाया, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? नहीं हुआ। और इसीलिए आज धनखड़ मीर जाफर का तमगा लेकर के पब्लिक डोमेन में खड़े हैं और नायडू और नीतीश दोस्त का तमगा लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।